इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस डिवीजन के विषय में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मियोसिस डिवीजन में मियोसिस क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग माइटोसिस डिवीजन पढ़े थे और इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मियोसिस डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। और मियोसिस डिवीजन में जानना है कि मियोसिस डिवीजन होता क्या है और ये कहाँ होता है और इसके विषय में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, ये पॉइंट हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मियोसिस है क्या, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, कब किया था और इसका जो डिवीजन होता है किस तरह के सेल में डिवीजन होता है। चलिए इस पॉइंट को हम जानते हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन के मियोसिस डिवीजन का जो अध्ययन किया गया था, सेल डिवीजन का जो मियोसिस डिवीजन होता है इनका अध्ययन जे.बी. फार्मर ने और जे.ई. मोर ने 1905 में किया था। कब किया था, 1905 में, और इसका नाम मियोसिस दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जे.बी. मोर और जे.बी. फार्मर ने किसका अध्ययन किया था, तो आप कहेंगे से मियोसिस डिवीजन का अध्ययन किया था और इसने 1905 में क्या किया था, तो इसका नाम मियोसिस दिया था। अच्छा, जिस सेल में, मान लीजिए यह एक सेल है और कहता है जिस सेल्स में यह डिवीजन होता है, अगर यह डिवीजन मियोसिस डिवीजन इस सेल में होता है, अच्छा यह सेल इस सेल में होता है, मान लेते हैं कि सेल में डिवीजन होता है कौन सा, मियोसिस डिवीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं, मियोसाइट। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गया। अच्छा, इस सेल में डिवीजन होता है तो प्रश्न उठा कि मियोसिस डिवीजन अगर इस सेल में होता है तो इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम क्या, ओवम है, हो सकता है। इस सेल का नाम क्या है, ओवम। और इस सेल, यह किस प्रकार का सेल हो सकता है, तो टेस्टिस, TESTIS। ठीक है। अच्छा, इस टेस्टिस और ओवम को गोनेड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जिस सेल में क्या होता है, तो इस प्रकार का डिवीजन मतलब मियोसिस डिवीजन होता है उसे मियोसाइट्स कहते हैं। और यह मियोसाइट्स होता है, इस तरह का सेल का क्या नाम है, ओवम है और टेस्टिस है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि मियोसिस डिवीजन जर्म सेल, अच्छा इस सेल का नाम जर्म सेल है और रिप्रोडक्टिव सेल भी है और उसे ही क्या कहते हैं, या टेस्टिस कहते हैं या और ओवरी। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म, ओवरी में क्या होता है, ओवम, है ना। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म होता है और ओवरी किससे संबंधित, ओवम से। ओवरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। में क्रोमोजोम की संख्या क्यों होता है, प्रश्न उठा कि इसमें जो टेस्टिस या ओवरी में होता है क्यों होता है, तो क्रोमोजोम्स की संख्या को आधी करने के लिए होता है, क्रोमोजोम की संख्या को आधी करने के लिए होता है और इसे इसमें क्या कहते हैं, आधी करने के लिए होता है। अगर पूछा जाए मियोसिस डिवीजन क्या है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो मियोसिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ ऑल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तीन तरह के उसे होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। और मियोसिस डिवीजन जो होता है, जितने भी डिवीजन होते हैं उसमें यह कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच ए मदर सेल डिवाइड्स, एक मदर सेल 4 डाउटर सेल्स में डिवाइड होता है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज रिड्यूस्ड इनटू हाफ गैमेट्स। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ गैमेट्स है कितने हो जाते हैं, क्रोमोजोम की जो संख्या होती है कम हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। ठीक है, तो मियोसिस कोशिका विभाजन की हिंदी में अगर देखें इस डेफिनेशन को, तो मियोसिस कोशिका विभाजन की एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोजोम की संख्या मातृ सेल से आधा होता है, यानी जो मदर सेल्स होता है उससे क्या होता है, उसमें क्रोमोजोम की संख्या आधी होती है डॉटर सेल में। ठीक है, इस प्रकार सेल डिवीजन जर्म सेल के मैच्योर होने के समय होता है। जर्म सेल, यह जो डिवीजन होता है प्राइमरी जर्म सेल में, जबकि माइटोसिस डिवीजन होता है। तो जब प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन कब होगा, जब सेल मैच्योर होगा, जर्म सेल क्या होगा, मैच्योर हो जाता है, तो उस समय इस तरह का डिवीजन होता है। और जर्म सेल को क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। गोनेड्स में क्या आता है, ओवरी और टेस्टिस आता है। ठीक है, अच्छा डिवीजन ऑफ सेल की बात करते हैं। इसमें सेल का जो डिवीजन होता है 2 बार होता है। कितना बार होता है सेल का डिवीजन, 2 बार। किसमें सेल का डिवीजन 2 बार होता है, तो ओवरी की बात करें या टेस्टिस की बात करें, इसमें सेल का डिवीजन कितने बार होता है, जब मैच्योर हो जाता है जर्म सेल तो उसमें 2 बार होता है। एक तो होता है हेट्रोटिपिक डिवीजन, यानी रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं या डिवीजन फर्स्ट कहते हैं। दूसरा होमोटिपिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं या डिवीजन सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, हेट्रोटिपिक डिवीजन जो होता है इसमें 4 फेज होते हैं। कितने फेज में होते हैं हेट्रोटिपिक, 4 फेज में। पहला है प्रोफेज फर्स्ट,
प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज एनाफेज, सॉरी एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सारे फर्स्ट डिवीजन है और किसका है? हेटेरोटिपिक डिवीजन का है। तो अब हम जानेंगे किसके विषय में? प्रोफेज के विषय में, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज के विषय में। अब हम लोग प्रोफेज फर्स्ट के विषय में जानते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में इसे निम्नलिखित 4 सब फेज में विभाजित किया गया। लेप्टोटीन, दूसरा जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। अब प्रश्न उठा लेप्टोटीन क्या है? तो लेप्टोटीन क्या होता है? क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम उलझे पतले धागे के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए लेप्टोटीन का फेज है। अब यहाँ देखिए, इसको आप समझ जाएंगे आसानी से। क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? डिप्लॉइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस क्या है? ये है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई देता है। क्रोमोसोम अधिक, यहाँ जो क्रोमोसोम देखते हैं ये क्या है? अधिक जटिल होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? अत्यधिक जटिल अवस्था में रहने के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट दिखाई देता है, न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई इसमें नहीं देता लेप्टोटीन में। क्यों? क्योंकि वो मतलब जटिल अवस्था में रहता है इसलिए। और उलझे पतले क्रोमोसोम होता है कैसा? उलझे पतले धागे के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता? उलझे पतले धागे के रूप में स्पष्ट दिखाई देता। चलिए लेप्टोटीन समझ में आ गया। जैगोटीन के पास चलते हैं। जैगोटीन क्या है? तो जैगोटीन है मैटरनल तथा पैटर्नल। मैटरनल यहाँ आर है, NAL, मैटरनल तथा पैटर्नल क्रोमोसोम्स। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आकर्षण होता है। मैटरनल होगा और पैटर्नल अगर क्रोमोसोम्स है तो उसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण क्रोमोसोम्स पेयर में दिखाई देता है जब वो सेंट्रोसोम में बट जाता है। क्रोमोसोम्स के पेयर को में दिखाई तो देता है, लेकिन क्रोमोसोम्स के पेयर को बाइवेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइवेलेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम के पेयर बनने की क्रिया को, इनका जो पेयर बनता है, इनके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं या पेयरिंग कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। और सेंट्रोसोम विभाजित होकर 2 सेंट्रोसोम में विभाजित बट जाता है। सेंट्रोसोम विभाजित होकर कितने सेंट्रोसोम में? 2 सेंट्रोसोम। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना मैटरनल पैटर्नल अट्रैक्ट होकर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। इसके कारण क्रोमोसोम्स पेयर में दिखाई देते हैं और पेयर में दिखाई देते हैं, इसे बाइवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, पेयर को बाइवेलेंट। लेकिन सेंट्रोसोम के पेयर बनने की क्रिया को सिनेप्सिस या पेयरिंग कहते हैं और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पैकेटीन के पास आते हैं। पैकेटीन क्या होता है? पैकेटीन क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट, यानी बाइवेलेंट। यहाँ आपने देखा यहाँ क्रोमोसोम्स क्या हुआ था? सेंट्रोसोम विभाजित हो गया था और क्रोमोसोम्स क्या हो गया था? बाइवेलेंट हो गया था। तो यहाँ क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट यानी छोटा एवं मोटा हो जाता है। यहाँ जो है विभाजित हुआ था, यहाँ बाइवेलेंट हुआ था, यहाँ छोटा हो जाता है। क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट हो जाता है, छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। बाइवेलेंट का क्रोमेटिड लेंथ में डबल हो जाता है। बाइवेलेंट का जो क्रोमेटिड होता है उसका जो लेंथ में क्या हो जाता है? ये डबल हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक पेयर में 4 क्रोमेटिड होते हैं। इसके पेयर फलस्वरूप 4 क्या होते हैं? 4 क्रोमेटिड होते हैं। इसमें 2 पैटर्नल और 2 मैटरनल होता है। अब इसमें एक चीज जानना है कि जो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड जो होते हैं वो मैटरनल और पैटर्नल होते हैं। यह मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमेटिड एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमेटिड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर जब क्रॉस करते हैं, इसे ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, जब ये मैटरनल पैटर्नल क्रोमेटिड एक से अधिक बिंदु पर क्रॉस करते हैं तो क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉस किए गए, जब यह क्रॉस करेगा तो फिर क्रॉस किए गए स्थान पर जो क्या होगा? क्रॉस किए गए स्थान पर कौन सा एंजाइम होगा?
जो एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होगा वो एक को क्या करेगा, क्रॉस किए गए स्थान पर एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम क्रोमेटिड को काटने का कार्य करेगा। क्या करेगा, तो कौन सा एंडोन्यूक्लियो एंजाइम क्या करेगा, काटने का काम एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम करेगा। कहाँ करेगा, तो जहां जहां क्रॉस किए गए स्थान पर एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम काटने का काम करेगा। ठीक है, उनके बाद काटने का काम करता है। इस क्रिया को निकिंग, काटने की इस क्रिया को निकिंग या कटिंग कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद यह कह रहा है कि इस कटे हुए क्रोमेटिड को लेगेज एंजाइम जो है, लाइगेज एंजाइम जोड़ने का कार्य कर। एक तो है जो काट रहा है एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम जो है क्या कर रहा है, काटने का काम कर रहा है। दूसरा लाइगेज एंजाइम है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने के समय में पैटर्नल और मैटरनल को पैटर्नल से जोड़ देता है। अच्छा, लाइगेज जोड़ता किसको, मैटरनल को पैटर्नल से, पैटर्नल को मैटरनल से जोड़ देता है। यहाँ मैटरनल से मातृक होता है और पितृक कोशिका होता है। ठीक है, यानी मेल फीमेल ऐसा समझ लीजिए। जोड़ने के समय मैटरनल किससे, पैटर्नल से, पैटर्नल किससे, मैटरनल से जोड़ देता है। कौन जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। एक तो है जो क्रॉस करता है, तो एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है जो कट करने का काम करता है। एक है जोड़ने का काम कर रहा है, कौन सा, लाइगेज एंजाइम। इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जीन्स कहते हैं। इसके फलस्वरूप ऑफस्प्रिंग में नए गुणों का समावेश तथा वेरिएशन आता है। किसके फलस्वरूप, जब यहाँ जोड़ने के क्रम में क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसके कारण क्या होता है, तो नए गुणों का समावेश तथा वेरिएशन आता है, जिसमें भिन्नता आता है, इसी के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्लोटिड को। किसको पढ़ते हैं, डिप्लोटिड। इस फेज में मैटरनल तथा पैटर्नल क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है। अच्छा, डिप्लोटिड में जैसे आता है मैटरनल पैटर्नल क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग, या कुछ स्थानों पर तो अलग हो जाता है, परंतु कुछ स्थानों पर एक्स के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ स्थान पर देखिए एक्स की तरह दिखाई देता है कि नहीं। तो हम कह रहे थे कि यह तो मैटरनल पैटर्नल क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है, लेकिन यह कुछ स्थानों पर अलग तो हो जाता है, परंतु कुछ स्थानों पर क्या होता है, एक्स के समान स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे काइजमाटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जब एक्स के समान यह स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, काइजमाटा कहते हैं। ये डिप्लोटिन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइकिनेसिस। क्या कहते हैं, डाइकिनेसिस। बस क्या है, क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट यानी जीपर लाइक स्ट्रक्चर बना करके सेंट्रोमियर की ओर मूव करता है। जब अब यहाँ क्या हुआ, बाइवेलेंट जीपर लाइक अपना स्ट्रक्चर बना लेता है क्रोमोसोम, तब ये क्या करता है, कहाँ मूव करता है, सेंट्रोमियर की ओर मूव करता है। और यहाँ यह स्मॉल तथा थिक हो जाता है। यहाँ क्या आ जाता है, स्मॉल, यहाँ जो यह मतलब कौन, क्रोमोसोम स्मॉल और थिक हो जाता है। काइजमाटा का यह जो मूवमेंट है क्या कहलाता है, काइजमाटा का यह मूवमेंट टर्मिनेलाइजेशन कहलाता है। टर्मिनेलाइजेशन कहलाता है। अब क्रोमोसोम बाइवेलेंट अलग हो जाता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो है क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसे यूनिवैलेंट या डेड कहा जाता है। यूनिवैलेंट या डेड कहा जाता है। सेंट्रोसोम दो अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है। सेंट्रोसोम देखिए दो अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर में रहता है कि नहीं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। ये स्पिंडल फाइबर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पता ही नहीं चलेगा। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है जो सेंट्रोसोम से जुड़ जाता है। देखिए ये सेंट्रोसोम से, ये न्यूक्लियर फाइबर जो है सेंट्रोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, अब मेटाफेज फर्स्ट है, फिर एनाफेज है, उनके बाद कौन सा फेज होगा, टेलोफेज होगा। तो मेटाफेज में क्या है, मेटाफेज फर्स्ट क्या है, अभी तक आप पढ़ रहे थे प्रोफेज के विषय में, प्रोफेज फर्स्ट के विषय में पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज के सब फेज को भी पढ़ा हमने, उनके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के इक्वेटोरियल प्लेट पर चला जाता है। क्रोमोसोम्स जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ, अब ये स्पिंडल फाइबर के क्रोमोसोम कहाँ चला गया, ये क्रोमोसोम्स जो है स्पिंडल फाइबर के इक्वेटोरियल प्लेट पर, देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गया कि नहीं, यह इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाता है। क्रोमोसोम सेंट्रोसोम पर स्थित काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। क्रोमोसोम सेंट्रोसोम पर स्थित काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। क्या पढ़ेंगे, एनाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर्स में खिंचाव होने के कारण स्पिंडल फाइबर्स में क्या हो जाता है, खिंचाव होने लगता है। यहाँ देखिए
ये स्पिंडल फाइबर है और इस स्पिंडल फाइबर में क्या होता है, खिंचाव होने के कारण ये किस आकार का हो जाता है, या तो वी के हो जाता है या यू या एल शेप्ड होकर एक दूसरे से अपोजिट पोल पर खिसकना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये वी यू एल शेप्ड होकर एक दूसरे से अपोजिट पोल पर खिसकना प्रारंभ करता है। इसके अंतिम स्टेज में हाफ क्रोमोसोम्स, इसके अंतिम स्टेज पर क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम्स एक पोल पर तथा शेष हाफ दूसरे पोल पर पहुंच जाता है। हाफ किस पे पहुंच जाता है, एक पोल पर, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरे पोल पर पहुंच जाता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग टेलोफेज फर्स्ट के विषय में जानेंगे। टेलोफेज फर्स्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेंट्रोसोम के नज़दीक पहुंचकर, क्रोमोसोम्स सेंट्रोसोम के नज़दीक पहुंचकर ग्रुप बना लेता है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है, सेंट्रोसोम ये है और ये है क्रोमोसोम्स, ये सेंट्रोसोम के नज़दीक पहुंचकर क्या बना लेता है, ग्रुप बना लेता है। फिर क्रोमोसोम्स लॉन्ग एवं थीन हो जाता है, लंबा हो जाता है और क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे अब लुप्त होने लगता है, यानी लुप्त हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जो है धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और क्रोमोसोम्स के चारों ओर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स के जो चारों ओर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निर्माण होने लगता है। जैसे ही ये जो इसके नज़दीक पहुंचता है, पहुंचकर ग्रुप बनाना शुरू करता है और ग्रुप बना करके क्या होता है, यह लंबा हो जाता है और थीन हो जाता है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जो उसमें होता है धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और क्रोमोसोम्स के चारों ओर लुप्त होने लगता है स्पिंडल फाइबर। तो क्या बनेगा उसके चारों, तो चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है और न्यूक्लियस पुनः एपियर यानी उपस्थित हो जाता है, यानी टेलोफेज में न्यूक्लियस फिर से आने लगता है। और टेलोफेज फर्स्ट के समाप्त होने के साथ ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो डाउटर सेल, यानी दो, यहाँ देखिए यहाँ मिस हो गया, डाउटर हो जाएगा, सेल्स बनाता है। इस विधि को साइटोकिनेसिस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है, जिसमें आपने पढ़ा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के विषय में हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है, हेट्रोटिपिक यानी डिवीजन फर्स्ट पढ़ा। और डिवीजन फर्स्ट में आपने पढ़ा, डिवीजन फर्स्ट का जो सारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये टेलोफेज था, पढ़ा आपने, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो यानी मियोसिस सेकेंड डिवीजन जो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन का यह पहला वीडियो है और सेकेंड वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.